हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग। तो आज जितने भी चर्चित करंट अफेयर्स हैं, आज के जो चर्चा में रहे हैं, तो उन सब के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज का थॉट है, जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। तो देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई कार्य हम नहीं कर पाएंगे, ये हम नहीं कर पाएंगे, ये हमसे नहीं होगा, तो जो चीज आपको चैलेंज करती है या आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, तो आप अगर उसको करने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि आप वो कर पाएंगे। क्योंकि इस दुनिया में नामुमकिन जैसा कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में सब कुछ कोई भी कर सकता है, सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखने की जरूरत है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो भी कर सकते हैं। और आप ये लोगो देख के टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर मुझे करंट अफेयर्स बाय नेहा पर सर्च करेंगे तो वहां पर चैनल जो है वो आ जाएगा, तो आप वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको सारी क्लास का पीडीएफ वहां पर मिल जाएगा और क्लास से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि पूना तांगछू टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भारत की सहायता से किस देश में विकसित किया जा रहा है? तो ये भूटान में विकसित किया जा रहा है भारत की सहायता से। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, यानी कि बिजली उत्पादन की बात कर रहे हैं। तो ये भारत की सहायता से बनाया जाएगा भूटान में। और इसमें निवेश जो है निवेश निवेश ये भारत के द्वारा किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बिजली का जो व्यापार है, बिजली उत्पादन उत्पादन और इसका व्यापार करना इसका उद्देश्य है। ये जो है इसको सतत सतत नवीकरणीय 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 ऊर्जा ऊर्जा का समर्थन करता है ये। और ये कितना पावर जनरेट करेगा? तो ये जो पूना तांगसुछू जो 2 है, ये कितना पावर? तो ये 10 यानी कि 102 मेगावाट जो है इसकी क्षमता है। इतना ये पावर जनरेशन करेगा। इससे पहले वहां पर मांग देछू देछू जल विद्युत जल विद्युत जल विद्युत परियोजना चल रही थी, लेकिन अभी ये फिर से चलाया गया है। ये भी भारत की सहायता से ही चलाया जा रहा था। और इसमें कितना उत्पादन हो रहा था? तो 720 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा था। और इसको लॉन्च किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और इसमें जो है भारत का BHEL जो है इसके द्वारा सहायता दिया जा रहा है। और ये भूटान और भारत का एक सहयोग के साथ ये एक बड़ा उदाहरण इन्होंने पेश किया है। अगर हम भूटान की बात करें तो भूटान की राजधानी क्या है? भूटान के बारे में देखते हैं। भूटान, तो इसकी राजधानी क्या है? तो राजधानी इसकी थिम्पू है। थिम्पू इसकी राजधानी है। यहाँ पर राष्ट्रीय भाषा जो है भाषा तो वो कौन है? तो वो है जोंगखा। ये एक बार क्वेश्चन बना भी था एग्जाम्स में। यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल यहाँ पर क्या है? तो वो है तीरंदाजी। पशु जो यहाँ पर है, राष्ट्रीय पशु है वो है ताकिन यहाँ की राष्ट्रीय पशु है। अगर यहाँ पर पक्षी देखें, पक्षी तो वो है रेवेन। और यहाँ काफी ज्यादा बौद्ध धर्म को मानने वाले यहाँ पर बहुत हैं। और इसे लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है। और ये कार्बन मुक्त भी है। भूटान को अगर देखें तो ये कार्बन मुक्त देश भी है।
मुक्त देश, मतलब यहाँ पे कार्बन का जो एमिशन है वो बहुत ही कम होता है या ना के बराबर होता है। और यहाँ पर जो जीडीपी है, वो जीडीपी यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया जाता है, उस यानी कि जीडीपी कैलकुलेट नहीं किया, उसकी गणना नहीं की जाती, बल्कि यहाँ पर हैप्पीनेस का डेटा कैलकुलेट किया जाता है कि लोग कितने खुशहाल हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर यानी कि सकल राष्ट्रीय सुख के आधार पर हैप्पीनेस, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस यहाँ पर डेटा जारी किया जाता है, ना कि जीडीपी। और इसका बॉर्डर भारत, चीन, इन देशों के साथ लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंटर ओलंपिक्स का 2026 में आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो विंटर ओलंपिक का जो आयोजन है इस बार 2026 का, ये इटली में आयोजन किया जाएगा। देखिए ओलंपिक जो है, कोई भी ओलंपिक, विंटर ओलंपिक हो या समर ओलंपिक हो यानी गर्मियों वाली ओलंपिक हो या पैरा ओलंपिक हो, कोई भी हो, वो 4 वर्षों में एक बार आयोजन होता है, 4 वर्ष में आयोजन किया जाता है। तो 2022 में इसका आयोजन कहाँ हुआ था? 2022 में अगर देखें तो ये चीन में आयोजित किया गया था, बीजिंग में, चीन के बीजिंग में इसका आयोजन किया गया था 2022 में। और इसमें भारत ने कोई भी मेडल नहीं जीता था, भारत ने कोई भी मेडल नहीं जीता। चलिए आगे इसके बारे में देख लेते हैं। तो विंटर ओलंपिक्स के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ विंटर ओलंपिक्स का आयोजन हर 4 वर्ष में होता है। 2026 में इसका इटली, मिलान और कोटाना में इसका आयोजन होगा। और पिछले जो कुछ आयोजन हो चुके हैं विंटर ओलंपिक्स के, यानी कि इससे 2026 से पहले, तो 2022 में बीजिंग चाइना में आयोजित हुआ था, 2018 में दक्षिण कोरिया, 2014 में रूस में, 2010 में कनाडा और 2006 इससे पहले जो अभी 2026 का आयोजन किया जा रहा है, तो 2006 में भी इटली में आयोजित किया जा चुका है। और आने वाला जो यहाँ विंटर गेम है, जिसका अभी 2026 के बाद और आयोजन किया जाएगा, तो इटली के बाद 2026 में तो इटली में हो रहा है आयोजित, और 2030 में फ्रांस में इसको आयोजित किया जाएगा, और 2034 में यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। और विंटर ओलंपिक्स में खेल कौन कौन से होते हैं? तो विंटर ओलंपिक्स में खेल कौन कौन से होते हैं? बर्फ और बर्फ से संबंधित जो खेल होते हैं, जैसे कि अल्पाइन स्कीइंग जो है, आइस हॉकी, फिगर स्केटिंग, ये सब बर्फ पे जो खेलने वाले खेल है वो सब इसमें खेले जाते हैं। विंटर ओलंपिक 2026 के बारे में कुछ तथ्य देखें तो इटली में आयोजन होगा, मिलानो और कोटिना में इसका, यानी कि 2 जगह है इटली में, वहीं पर ये आयोजन किया जाएगा। इसका इस बार 25वां एडिशन खेला जाएगा विंटर ओलंपिक्स का। 6 से 22 फरवरी के बीच में इसका आयोजन होगा। पहली बार है, यानी कि इस बार ये पहली बार ऐसा है कि 2 शहरों में ओलंपिक एक साथ आयोजन किया जा रहा है। नया खेल इसमें जो जुड़ा है, स्की पर्वतारोहण, ये अभी नया खेल जुड़ा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये नया जुड़ा है, तो हो सकता है एग्जाम्स में पूछ ले। इसका शुभंकर क्या है? तो टीना और मिलो, ये दोनों भाई बहन है, यानी कि एक नेवले का प्रजाति है, उसी को अभी इस बार शुभंकर यानी कि मैस्कॉट इस बार का ये है, टीना और मिलो। अभी इसके ऊपर और भी न्यूज आएंगे, जैसे कि भारत का फ्लैग बेरर किसने किया, या कौन ध्वज लेके चला, मसाल वाहक कौन बना था, ये सब भी अभी न्यूज में आएंगे, लेकिन अभी वो 6 तारीख के बाद ही पता चलेगा, तो हम लोग वेट करते हैं, अगले क्लास में देखेंगे। आगे आइए। और इसमें 5 छल्ले होते हैं, तो ये देखिए जो ब्लैक वाला है ये अफ्रीका को दिखाता है, यानी कि ये जो 5 छल्ले हैं ये महादेशों को दिखाता है, तो इसमें 5 महादेशों को दिखाया गया है। तो जो ब्लैक कलर का ये छल्ला है ये अफ्रीका को दिखाता है। देखिए इस पर क्वेश्चन भी एक बार बन चुका है कि जो एशिया है, एशिया का जो ओलंपिक में छल्ला है वो किस रंग का है, तो ये येलो कलर का है, तो इसीलिए मैंने इसको अलग से रखा है ताकि आप लोग अच्छे से इसको देख पाए। और रेड कलर का जो है वो अमेरिका को दिखाता है, जो रेड कलर का छल्ला है वो अमेरिका को प्रदर्शित करता है। ओसानिया यानी कि जो ग्रीन कलर का है वो ओसेनिया को दिखाता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। देखिए ओशेनिया जो है ये ऑस्ट्रेलिया और वहां आसपास के जो आइलैंड और देश हैं उन सबको मिला के बनता है। और ये जो ब्लू कलर का है ये यूरोप को दर्शाता है इस छल्ले में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा उड़ीसा के तट से चांदीपुर स्थित
इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से सॉलिड फ्यूल डकेट रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किया गया है। तो ये डीआरडीओ के द्वारा ये टेस्ट किया गया है। ओडिशा के चांदीपुर जो इसका टेस्टिंग सेंटर है वहां से इसको लॉन्च किया गया है। और इसको लॉन्च कब किया गया? तो 3 फरवरी को इसको लॉन्च किया गया। और ये उन्नत किस्म की मिसाइल है, उन्नत मिसाइल प्रौद्योगिकी है इसमें। और ये जो है ये हवा को ही ईंधन के रूप में प्रयोग कर लेगी, ईंधन के रूप में प्रयोग कर लेगी, यानी कि ये हवा में ही चलेगी और उसी का प्रयोग करके उसका फ्यूल जो है, यानी कि कोई चीज पेट्रोल से या डीजल से चल रही है तो ये हवा को ही अपने लिए ईंधन बना लेगी। तो ये किस पे कार्य कर रहा है? तो ये सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट यानी कि SFDR पर ये कार्य करेगी। और ये लंबी दूरी तक हमला भी कर सकती है। डीआरडीओ के बारे में देखें, डीआरडीओ तो ये रक्षा के क्षेत्र में कार्य करती है, यानी कि अपने देश का जो मिसाइल है इन सब की टेक्नोलॉजी को ये बनाती है। तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में इसकी स्थापना की गई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये दिल्ली में इसका मुख्यालय। और ये डिफेंस के क्षेत्र में कार्य करता है। यानी कि अपने देश के लिए मिसाइल और जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं वो ये बनाती है। और इसके 50 से भी ज्यादा जो लैब हैं, यानी कि प्रयोगशालाएं हैं, लैब या प्रयोगशालाएं इसके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कामाख्या देखिए रूप में नहीं है, रोपवे है, रोपवे परियोजना। कामाख्या रोपवे परियोजना किस राज्य में लॉन्च किया गया है? जो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को कामाख्या मंदिर से जोड़ेगी, जिसका उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। देखिए रोपवे क्या होता है? जो रस्सियों के सहारे, आपने देखा होगा हिली क्षेत्र में रस्सियों के सहारे ऐसे एक लगा हुआ रहता है उसमें, और इसी के सहारे यात्रा जो है की जाती है। यानी कि यहाँ पर ये लटका हुआ रहता है, डोली अगर देखा होगा आपने तो उस तरह का एक लटका हुआ रहता है और इसी के सहारे ये आगे बढ़ता है और फिर रिटर्न भी आता है। तो पहाड़ी इलाकों में ये बनाया जाता है ताकि एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट किया जा सके। तो ये रोपवे परियोजना है जो अभी असम में लॉन्च किया गया है कामाख्या मंदिर के लिए। यानी कि अगर कोई यहाँ आता है और पहाड़ी इलाका में चल के वहां नहीं पहुंचना चाहता तो वो रोपवे का सर्विस ले सकता है और इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। और ये कितनी लंबाई का है? तो इसमें 1.43 किलोमीटर की दूरी के लिए इसको बनाया गया, यानी कि 1.43 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है। और इसमें निवेश कितना किया गया है? तो 213.24 करोड़ रुपए का यहाँ पर निवेश किया गया है। पहले जो ये यात्रा करने में, यानी कि 1.43 किलोमीटर का यात्रा करने में पहले 20 मिनट लगता था, 20 मिनट, वो अब मात्र 6 मिनट में यात्रा पूरी कर ली जाएगी। इससे पहले भी यहाँ पर असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक रोपवे काम कर रहा है। जो गुवाहाटी और असम के रेल यात्री हैं वो इसका इस्तेमाल भी करते हैं। और ये उत्तरी और दक्षिणी गुवाहाटी में। और इसको लॉन्च किसने किया है? तो लॉन्च किया है इसको हेमंत बिस्वा शर्मा, जो यहाँ के सीएम है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो है उन्होंने इसको लॉन्च किया है।
कामाख्या मंदिर की बात करें, कामाख्या 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 मंदिर की बात करें तो ये एक शक्ति पीठ है। शक्ति पीठ है, यानी कि यहाँ पर जो देवी का रूप है उसकी ही पूजा की जाती है। और यहाँ पर एक मेला भी लगता है, अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला जो असम का काफी फेमस मेला है। और यहाँ पर ये किस पहाड़ी पर स्थित है, तो ये नीलचर की पहाड़ियों पर नीलचर की पहाड़ियों पर ये स्थित है। अंबुबाची मेला जो है ये 3 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स इंडिया जो एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है, इसमें किसे बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है? तो देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट को ये बेस्ट अवार्ड दिया गया है। विंग्स इंडिया का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बेगम बेट एयरपोर्ट जो है वहां पर इसका आयोजन किया गया था। और ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो भी है। और ये बेगम बेट कहाँ है? तो हैदराबाद तेलंगाना में ये स्थित है। यहीं पर इसका आयोजन किया गया था। और इसी में अवार्ड कुछ दिए गए, उसके अनुसार दिल्ली एयरपोर्ट जो है, यानी कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है, उसको बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है। तो आइए कुछ और भी अवार्ड हैं, उनको भी देख लेते हैं। विंग्स इंडिया 2026 के अवार्ड के प्रमुख विजेताओं को देखें तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो अवार्ड है वो किसको गया है? तो वो तेलंगाना को दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत में सर्वश्रेष्ठ योगदान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL को दिया गया है। इकोसिस्टम एक्सीलेटर बोइंग इंडिया को दिया गया है। और इसी तरह बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर घरेलू हवाई अड्डा में देखा जाए तो वो लखनऊ हवाई अड्डा को दिया गया है। और अगर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यानी कि उड़ान योजना के तहत देखा जाए तो ये स्टार एयर को दिया गया है। तो आप लोग इसको अच्छे से PDF डाउनलोड करके देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा छोटे व्यवसायों के लिए वॉइस बेस्ड अकाउंटिंग और बिलिंग ऐप पिल्लू AI लॉन्च किया गया है? तो देखिए, ये आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसको लॉन्च किसने किया है? तो यहाँ के जो CM हैं, CM चंद्रबाबू नायडू उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और जो छोटे व्यापारी होते हैं, छोटे व्यापारी या जो MSME यानी कि मध्यम जो स्मॉल छोटे और मध्यम उद्योगों से जुड़े हुए MSME इसके लिए ये लॉन्च किया गया है, ताकि जो अकाउंटिंग है यानी कि जो हिसाब करना है, बिलिंग करना है, उनके लिए ये काम में आएगा पिल्लू AI। और इसमें सिर्फ बोलकर इसको यूज किया जा सकता है। इसमें इनवॉइस लगा हुआ है ताकि किसी भी वॉइस को ये सुनकर उसका काम कर सकता है। ये बोलकर कार्य कर सकता है। ये खर्चों को ट्रैक कर सकता है। खर्चों को ट्रैक कर सकता है। देनदारियां जो लेनदार हैं, देनदार और लेनदार जो है उनकी भी ये डेटा रख सकता है, उनको मैनेज कर सकता है। और ये 5 भाषाओं में है। 5 भाषाओं में इसको ये काम करेगा। एक न्यूज और भी इसी से आंध्र प्रदेश से ही जुड़ा हुआ है। आंध्र प्रदेश से ही, तो उसको भी मैं यहीं पर बता देती हूँ। तो यहाँ पर महिलाओं के लिए एक इंडस्ट्रियल पार्क यानी कि औद्योगिक पार्क लॉन्च किया गया है। ये भी यहाँ के जो CM हैं चंद्रबाबू नायडू इनके द्वारा लॉन्च किया गया है, जो यहाँ के CM हैं। और ये फिक्की के साथ एक समझौता ज्ञापन पर यानी कि MOU साइन किया गया है। फिक्की के साथ एक समझौता
यानी कि MOU साइन किया गया है और इसी के तहत ये लॉन्च किया गया है ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया जा सके। और इसमें 30 एकड़ जमीन में ये इंडस्ट्रियल पार्क लगाया जा सकेगा। इसके लिए भूमि भी चिन्हित कर लिया गया है और ये पूरी तरह महिला का स्वामित्व होगा। इस पे स्वामित्व पूरा मतलब कि महिलाओं के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। और ये इसका उद्देश्य है कि एक परिवार एक उद्यमी, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि एक परिवार एक उद्यमी, जो चंद्रबाबू नायडू का एक दृष्टिकोण है महिलाओं को लेके, तो इसीलिए एक परिवार और एक उद्यमी के तहत इसको लॉन्च किया गया है चंद्रबाबू नायडू के लिए। और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, इसलिए आत्मनिर्भर महिला बनाया जा सके, उनको भी रोजगार उपलब्ध हो, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो इसकी राजधानी क्या है? अमरावती। इसकी स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1953 को इसकी स्थापना हुई थी और भाषा के आधार पर इसका जो स्थापना है वो हुआ था, भाषा के आधार पर। और 1 नवंबर 1956 का जो भी वर्तमान स्वरूप है इसका, यानी कि जब भाषा के आधार पर हुआ तो सब राज्यों में विवाद होने लग गया, तो उसके बाद इसको हटा के इसको 1956 में दोबारा से राज्य का दर्जा दिया गया 1 नवंबर को। तो इसका जो राज्य दिवस है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। विधानसभा सीट यहाँ पर 175 है, लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 11 है। इसकी राजधानी अमरावती। सबसे बड़ा शहर विशाखापट्टनम। इसमें कुल जो जिला है, यहाँ पे जिला है वो 26 है। यहाँ पे तेलुगु भाषा बोला जाता है, जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी इसको 2008 में दिया गया है। भारत की दूसरी सबसे लंबी तट रेखा इसी की है, जो 974 किलोमीटर है। इस पहले स्थान पे कौन है जिसका कोस्टल एरिया सबसे बड़ा है? तो वो गुजरात है। गुजरात, इसका करीब 1600 किलोमीटर इसका कोस्टल क्षेत्र है। लेकिन दूसरा जो ये है 974, ये आंध्र प्रदेश का है। प्रमुख नदियां यहाँ पर गोदावरी, कृष्णा है। राज्य पशु यहाँ पर काला हिरन, राज्य पक्षी गुलाब अंगूठी वाला तोता, राज्य वृक्ष यहाँ पर नीम है। प्रमुख नृत्य जो है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी को याद रखिए क्योंकि कुचिपुड़ी एग्जाम्स में लाखों बार पूछे जा चुके हैं और ये शास्त्रीय नृत्य भी है और यहाँ का लोक नृत्य भी है। प्रमुख मंदिर तिरुमला मंदिर, वेंकटेश्वर मंदिर, तिरुपति मंदिर, ये सब यहीं पर स्थित हैं। यहाँ के इसका उपनाम क्या है? तो इसको चावल का कटोरा कहा जाता है। एशिया का अंडे का कटोरा भी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। GI टैग को देखें तो यहाँ पर मछलीपट्टनम की कलमकारी जो है, जामदानी साड़ियां, कोंडपल्ली खिलौने, दुर्गी पत्थर की नक्काशी, मंगलगिरी पहाड़ियां, कलमकारी पेंटिंग, इसी को आप याद रखिए, कलमकारी पेंटिंग्स। क्योंकि पेंटिंग से क्वेश्चन बहुत बार आता है कि बिहार में कौन सा है तो मधुबनी पेंटिंग्स, यहाँ पर कौन है तो कलमकारी पेंटिंग्स, महाराष्ट्र में क्या है तो बर्ली पेंटिंग्स। तो पेंटिंग्स को लेके आर्ट एंड कल्चर में ये पूछा जाता है, तो आप कलमकारी पेंटिंग्स को जरूर से जरूर याद रखिए। उसके अलावा है गुंटूर मिर्च, तिरुपति लड्डू, रामसर स्थल, यहाँ पर है कुलेरू झील और ये भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। तो ये उससे भारत के तौर से भी ये इम्पोर्टेंट है और यहाँ के राज्य के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। तो कुलेरू झील जो भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। यहाँ नेशनल पार्क देखें तो पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखें तो कोरेंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागार्जुन श्रीशैलम सेंचुरी, कमलाकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के पारादीप बंदरगाह को स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो ये उड़ीसा राज्य के जो पारादीप पोर्ट है उसको स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। उड़ीसा का ये पोर्ट है और इसको सम्मानित क्यों किया गया है? तो इसको सम्मानित किया गया है स्वच्छता, सतत विकास, सामुदायिक भागीदारी
भागीदारी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए, यानी कि अच्छा प्रदर्शन करने के लिए इसको ये प्रदान किया गया है। प्रदर्शन के लिए ये प्रदान किया गया। यहाँ पर 40,000 से भी ज्यादा 40,000 से भी ज्यादा पौधे लगाए गए। यहाँ पर हरित अभियान चलाए गए, कई हरित अभियान, सफाई मित्र कल्याण, सफाई मित्र जो कल्याण योजना है ये चलाया गया। यहाँ पर कई ऐसे पहल किए गए जिससे स्वच्छता को बढ़ावा मिले, तो इसी के लिए इसे ये अवार्ड दिया गया है। स्वच्छता पखवाड़ा जो है ये कब आया था? स्वच्छता पखवाड़ा, स्वच्छता पखवाड़ा ये कब आया था? तो ये स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए, स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए इसको लाया गया था। कब? 2016 में इसको लाया गया था। इसमें कई मंत्रालय मिलके इसका आयोजन करते हैं। कई मंत्रालय मिलके इसका आयोजन करते हैं। और इसमें और भी कितने लोगों को अवार्ड दिया गया है? तो विद्युत मंत्रालय को, खेल विभाग को भी इसमें प्रथम स्थान दिया गया है। तो ये सारे विभाग को भी इसमें अवार्ड प्रदान किया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 4 अत्यंत शक्तिशाली एक्स क्लास सोलर फ्लेयर्स दर्ज किए गए। इन विस्फोटों का पता किसने लगाया है? तो ये सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी अंतरिक्ष यान नासा के द्वारा इसका पता लगाया गया। यानी कि ये जो नासा का ये यान था ये लगा हुआ था, इसी से पता चला। सोलर फ्लेयर्स क्या होते हैं? जो सूर्य से 4 विस्फोट हुए हैं उसी का ये पता लगाया है नासा के, जो ये यान वहां पर लगा हुआ था, सैटेलाइट लगा हुआ था, उसी से पता लगाया गया है। और ये क्या करता है? इसीलिए इसको लगाया गया है ताकि ये सूर्य की जो गतिविधि है उस पर ये निगरानी रख सके, इसी के लिए इसको लगाया गया है नासा के द्वारा। नासा जो है यूएसए का स्पेस एजेंसी है। और ये क्यों हुआ? ये जो शक्तिशाली ये जो फ्लेयर्स आए ये क्यों आया? तो इसका कारण है सूर्य का चुंबकीय जो क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, जब अस्थिर हो जाता है तब ऐसा होता है, तब ये होता है। इसका ये कारण है, इसी के कारण अभी ये विस्फोट हुआ है। और इसका प्रभाव क्या होगा? तो इसका प्रभाव ये होगा कि ये अंतरिक्ष में मौजूद जो उपग्रह रेडियो संचार जो उपग्रह हैं, रेडियो संचार जो उपग्रह हैं उन सबको ये प्रभावित कर सकता है। और बिजली ग्रिड उन सबको ये नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए अभी चर्चा में है। नासा के बारे में देखें, नासा के बारे में देखें तो ये 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना की गई थी। और ये यूएसए का स्पेस एजेंसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के द्वारा जंजीबार में चौथी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक 2 से 3 फरवरी 2026 को आयोजित की गई? तो ये तंजानिया और भारत के द्वारा एक रक्षा जो सहयोग समिति है उसकी बैठक अभी की गई है। और ये आयोजन 2 से 3 फरवरी के बीच में आयोजित की गई भारत और तंजानिया के बीच में। और ये क्यों किया गया है? ताकि इससे रक्षा यानी कि डिफेंस का जो क्षेत्र है, रक्षा संबंधों में सुधार या और उसको बढ़ावा देना,
समीक्षा करना, सैन्य प्रशिक्षण प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, सेवा का आदान प्रदान, समुद्री सुरक्षा, इन सब का रूपरेखा तैयार करने के लिए इसको किया गया है। मुख्य जो इसका फोकस है वो है आतंकवाद विरोधी अभियानों को रोकना। इसका फोकस आतंकवाद को रोकना, शांति रक्षा, सैन्य चिकित्सा और उभरती हुई तकनीकों को इसमें बढ़ावा देना, और एआई पर भी काम करना इनका फोकस है। तंजानिया के बारे में देखें, तंजानिया तो ये इसकी राजधानी क्या है, तो ये डोडोमा। तंजानिया जो है अफ्रीका का देश है, पूर्वी अफ्रीका जो महादेश है वहां का ये देश है, अफ्रीका का ये देश है। इसका राजधानी क्या है, डोडोमा, यहाँ की राजधानी है। यहाँ की मुद्रा क्या है, यहाँ की मुद्रा है शिलिंग, तंजानिया की शिलिंग है यहाँ का मुद्रा है, यानी कि करेंसी। तंजानिया में ही जो अभी बैठक हुई है, यानी कि जिंजीबार, यहीं पर आईआईटी मद्रास जो भारत का आईआईटी है, यहाँ पर इसकी एक यूनिट खुली हुई है। आईआईटी मद्रास का एक यूनिट खुला हुआ है यहीं पर जिंजीबार में, एक जगह है जिंजीबार तंजानिया में, वहीं पर एक यूनिट भी इसकी खुली हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है औद्योगिक क्षमता और एमएसएमई को समर्थन देने के लिए भारत किस में शामिल हुआ है, तो भारत किस में शामिल हुआ है, ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता केंद्र में शामिल हुआ है। और ये समझौता हुआ किन के बीच में है, तो UNIDO और प्लस UPIIP के बीच में ये समझौता यानी कि MOU साइन किया गया है। और इसकी घोषणा कहाँ हुई है, तो दिल्ली में इसकी घोषणा की गई है एक कार्यक्रम के दौरान। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग इसका फुल फॉर्म है। और इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के बीच साझेदारी की गई है। और ये कौन सा वर्जन है, तो ये 4.0 कौशल और उन्नत विनिर्माण का ध्यान केंद्रित करता है। और ये ब्रिक्स के देशों का विनिर्माण यानी कि जो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग होता है, विनिर्माण फार्मा और एमएसएमई को समर्थन करता है। इसका आयोजन नई दिल्ली में हो रहा था, वाणिज्य भवन में। और भारत ने एक ट्रस्ट फंड समझौता किया। समझौते के माध्यम से औपचारिक रूप से VCIC में फ्रेमवर्क में शामिल हुआ। इसका फुल फॉर्म है VCIC का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल
सीज इसका फुल फॉर्म है। इसी में अभी भारत शामिल हुआ है। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स इसकी स्थापना 2006 में हुआ था। उस टाइम पे इसमें 4 देश थे, यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जो है 2010 में जुड़ जाता है, जब 2009 में रूस में इसकी बैठक होती है। और अभी 2024 में इसमें जो नया सदस्य जुड़ा है वो है मिस्र, इंडोनेशिया तो सबसे नया देश है। इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई इसमें शामिल हुए हैं। और इंडोनेशिया जो है वो अभी सबसे नया देश है। इंडोनेशिया अभी सबसे नया सदस्य इसमें जुड़ा है। और ब्रिक्स का कोई मुख्यालय नहीं है, बल्कि इसका एक बैंक है, एनडीबी बैंक, और इसका मुख्यालय संघाई में है। तो इसी के मुख्यालय को एग्जाम्स में कभी-कभी कंसीडर करता है कि ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है, तो संघाई मानता है। लेकिन ब्रिक्स का कोई मुख्यालय नहीं है, बल्कि जो भी देश इसकी अध्यक्षता करता है उस पूरे वर्ष के लिए वही उसका मुख्यालय बन जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किनके द्वारा भारत टैक्सी को लॉन्च किया गया है। तो देखिए अभी ये लॉन्च किया गया है अमित शाह के द्वारा, जो हमारे देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। कारिता मंत्री। भारत टैक्सी इसमें ये पूरी तरह से स्वदेशी और पूरी तरह सहकारी क्षेत्र का ये राइड है। यानी कि जो ओला उबर आप देखते हैं, जिसमें आप कॉल करके या मैसेज करके टैक्सी और बाइक बुक करते हैं, उसी तरह ये हमारे भारत का स्वदेशी एक उद्यम है, जिसको अभी लॉन्च किया गया है अमित शाह के द्वारा। और इसमें शून्य कमीशन लगेंगे, यानी कि पहले जो इसमें ड्राइवर काम करते थे उनको कमीशन लगता था, लेकिन इसमें शून्य कमीशन है, यानी कि जो भी पैसा होगा वो पूरा ड्राइवर का हो जाएगा। और इसमें ड्राइवर को क्या कहा जाएगा, ड्राइवर जो है उनको क्या कहा जाएगा, तो उनको सारथी नाम से मतलब कि इनका नाम पुकारा जाएगा। और इसमें महिला केंद्रित पहल भी शुरू किया गया है, जिसमें सारथी दीदी और सारथी बाइक जो है बाइक दीदी, ये भी लॉन्च किया गया है। और इसमें जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो रजिस्ट्रेशन जो टैक्सी ड्राइवर और जो बाइक राइडर है वो इसमें जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं बहु राज्य सरकारी समितियां एक्ट जो 2002 का है, उसके तहत इसमें रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। और ये गुजरात और दिल्ली वाले एरिया में इसको लॉन्च किया गया है, यहीं पर ये चलेगा। और इसमें 150 से भी ज्यादा महिला ड्राइवर को इसमें शामिल किया गया, जो महिला सशक्तिकरण को दिखाता है। 1 लाख से भी ज्यादा इसमें रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 27वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित की जाएगी। तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित की जाएगी। और इसका आयोजन किया कब जाएगा, तो 14 से 21 मार्च के बीच में इसको आयोजित किया जाएगा इंदौर मध्य प्रदेश में। और ये टेबल टेनिस का खेल है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। इसके द्वारा आयोजित करवाया जाएगा।
आयोजित करवाया जाएगा। और इसको बनाया कब गया था टेबल टेनिस फेडरेशन को? तो ये 1926 में इसको बनाया गया था। और ये भारत का सबसे पुराना खेल का सबसे पुराना खेल फेडरेशन है। खेल फेडरेशन है। और अगर टेबल टेनिस के खिलाड़ियों की बात करें, टेबल टेनिस खिलाड़ी तो कौन कौन है भारत में, तो वो भी देख लेते हैं, क्योंकि टेबल टेनिस से जुड़े हुए भी लोगों के बारे में पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो जैसे कि शरत कमल इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड भी जीता है। गोल्ड। मनिका बत्रा ये भी टेबल टेनिस से जुड़ी हुई खिलाड़ी हैं। और इनके द्वारा सिंगल्स में ओलंपिक राउंड ऑफ 16 में पहुंचने वाली ये पहली महिला भारतीय भी ये बनी थी। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। बाय सभी को।